स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं आपकी रुचि मैम और आज मैं लेकर के आई हूं मोस्ट अवेटेड सेशन। जी हाँ, आप सभी के सभी बच्चों को बहुत ज्यादा इंतजार था इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का, क्योंकि अगर हम पिछले 5 से 10 साल के भी बोर्ड पेपर उठा के देख लें तो हर साल बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो यार, चाहे यूपी के हो, एमपी के हो, छत्तीसगढ़ के हो, बिहार के हो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर हर एक बोर्ड के एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगर ये टॉपिक्स तुम्हें आते हैं तो मतलब तुम्हारे 7 नंबर तो भाई पक्के हैं, कहीं गए ही नहीं है ना। तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगी और आपको नोट्स भी दूंगी कि भाई कैसे आपको एग्जाम में लिख करके आना है। बच्चों, इस क्वेश्चन के इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर की जो 2 चीजें हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आपको पूरे मार्क्स दिलाती हैं। बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये डायग्राम कि आप कैसा डायग्राम एग्जाम में बना के आते हैं। दूसरी कार्यविधि, तो अगर आपने इन दोनों ही क्वेश्चन का अगर आपने डायग्राम और कार्यविधि अच्छे से लिखी है तो एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा। तो अब लिखना क्या है, बनाना क्या है, ये आपकी रुचि मैम आपको बताएंगी। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं और इन दोनों शानदार टॉपिक्स को खत्म करते हैं आज की इस क्लास में। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत मोटर की। तो देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या कर रही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर रही है। यानी कि विद्युत मोटर को हम जिसके भी साथ लगा देंगे वो मशीन क्या होगी, घूमने लगेगी। मशीन घूम रही है मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। और बेटा, हमें विद्युत ऊर्जा चूंकि इसमें देनी पड़ती है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अब बच्चों, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या, यानी कि विद्युत मोटर काम करती कैसे है, तो याद करिए, मैंने आपको एक बात समझाई थी, धारावाही चालक पर लगने वाला बल। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को जरा याद करिए कि जब भी हम किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते थे, है ना। जब भी हम किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते थे तो बेटा उस पे क्या होता था, एक बल लगता था। अच्छा बच्चों, बल क्यों लगता था, क्योंकि ऑरेस्टेड के अनुसार जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ही हमने विद्युत धारा दी होगी वैसे ही इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा। अब हमने कहां पर इसको रखा हुआ है, हमने इसको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है। अब आप सोचो कि यार ये हम कह सकते हैं कि छोटा सा छड़ चुंबक है, छोटा सा चुंबक, विद्युत चुंबक मान लो, ये छोटा सा विद्युत चुंबक है, इसको हमने रखा कहां है, इसको हमने शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चुंबक के पास से क्या करेगा, बल लगाएगा, या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। तो यानी कि बच्चों, जब भी किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, ये बात हमें पता है। अच्छा, ये बल जो है किस दिशा में लग रहा है इसको हम याद कर सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। बच्चों याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है इसका ही हम इस्तेमाल करते हैं बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। ये नियम कहता क्या है, तो इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी मतलब पहली उंगली, मध्यमा और अंगूठा, इन तीनों कैसे रखना है, परस्पर लंबवत रखना है। यदि आप तर्जनी को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा को रखते हैं विद्युत धारा की दिशा में, अंगूठा क्या बताएगा, लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो इसका मतलब कि ये है कि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करने वाले हैं विद्युत मोटर में दिशा पता लगाने के लिए कि कौन सी भुजा में ऊपर बल लग रहा है, कौन सी भुजा में नीचे बल लग रहा है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई। विद्युत मोटर बच्चों क्या है, एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अर्थात इसको तुम किसी मशीन के साथ जोड़ोगे, वो मशीन क्या करेगी बेटा, वो भी घूमने लगेगी। और बेटा इसमें हम दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, दिशा ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अच्छा, अब अगर आपको विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना हो तो आप कैसे लिख के आओगे। देखो बच्चों,
देखिए, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विद्युत मोटर या जनरेटर के बारे में लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि आखिर ये करते क्या हैं। तो विद्युत मोटर क्या करती है, इसमें हमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। ये क्या करेगी, ये मशीन को घुमाती है। जैसे कि हमने क्या किया भाई, जैसे लाइट ऑन करी, स्विच ऑन किया, वैसे बच्चों क्या हुआ, पंखा चलने लगा। विद्युत पंखा, वॉशिंग मशीन, ये सब बच्चों विद्युत मोटर पर आधारित उपकरण है ना भाई। जैसे आप स्विच ऑन करे वैसे पंखा घूमने लग रहा है, तो यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब बच्चों इसमें हम लोग करते क्या है, असल में कहानी कैसे करने वाले हैं। धारावाही चालक पर लगने वाला बल याद तो होगा ही। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हमने ली है आयताकार कुंडली, है ना। हमने क्या किया भाई, तांबे का जो तार था उसको हमने क्या किया, आयताकार रूप में लपेटा हुआ है। अच्छा ध्यान सुना बच्चों, आयताकार रूप में ही क्यों लपेटा, आप कहोगे मैम हम तो गोल भी लपेट सकते थे। हमने यहाँ पर आयताकार कुंडली ही क्यों ली है बच्चों, आयताकार कुंडली इसलिए ली है ताकि हमें बल की दिशा को देखने में आसानी पड़ जाए कि आखिरकार जो बल है वो किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, अब जरा बच्चों ध्यान से देखना, हम करेंगे क्या, ये हमारी कुंडली है तो क्या हम कह सकते हैं ये हमारा चालक है भाई, तांबे के तार से बनाया है हमने इसको। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग विद्युत धारा देंगे, यानी कि जो हमारी कुंडली है इसको हम क्या देंगे, जैसे ही हम कुंडली को क्या देंगे, विद्युत धारा देंगे, है ना। बेटा जी हुआ क्या, इसको हमने रखा कहां पर है, इसको हमने रखा है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। ये N और S बच्चों क्या है, ये शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव है। या अब देखो यहां पर इसका मतलब क्या है बच्चों, बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जो चुंबकीय रेखाएं बच्चों होती हैं वो हमेशा कहां से बेटा कहां चलती हैं, N से S चलती हैं, ये बात हम जानते हैं। तो यानी कि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमने आयताकार कुंडली को रखा हुआ है और अब हम विद्युत धारा इसको देने वाले हैं। तो जैसे ही धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे बेटा क्या होगा, इसकी भुजाओं पर बल लगेगा। अब बेटा इसमें बल कुछ इस प्रकार से लगता है कि एक भुजा पर बल लग रहा होता है ऊपर की ओर, एक भुजा पे बल लगता है नीचे की ओर, यानी कि बल युग्म काम कर रहे हैं ना बेटा, क्या कर रहे हैं, बल युग्म। बच्चों बल युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़े में बल लग रहा है। आप बच्चों ऐसे सोचो कि ये किताब है, ठीक है। अब बच्चों इस बुक पे अगर मैं एक फोर्स लगाऊं ऊपर की ओर, एक फोर्स लगे इसके नीचे की ओर, तो बच्चों क्या होगा, ये बुक घूमना स्टार्ट कर देगा ना भाई। एक पे मैं फोर्स लग रहा है ऊपर, एक भुजा पे फोर्स लग रहा है ऊपर, एक पे लग रहा है नीचे, तो बच्चों क्या होगा, ये अपने स्थान पे घूमने लगेगी। बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा है कि जैसे ही हम धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, इसकी भुजाओं पर बल युग्म काम करेंगे, जिससे ये अपने ही अक्ष पर घूमने लगेगी। तुम जो भी चीज को इसके साथ जोड़ दोगे क्या होगा, वो भी घूमने लगेगी। बहुत ही बढ़िया बच्चों, अब जरा ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पर हमें कुछ कुछ बातें याद होनी चाहिए। देखिए बच्चों सबसे पहली चीज है वो ये कि आपको हर एक पार्ट के बारे में, भाग के बारे में पता होना चाहिए। देखिए कुंडली आपको पता है, तांबे की तार को आयताकार रूप में लपेट करके हमने कुंडली बनाई हुई है। इसे ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर या कुंडली, बात एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए N और S बच्चों क्या हैं, ये शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव हैं। बच्चों ये क्या है, ये चुंबकीय ध्रुव हैं जो क्या करेंगे बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे। बच्चों ध्यान से देखना, जो ये डिजाइन आपको दिख रही है ना, ये क्या है बेटा, ये है विभक्त वलय। बच्चों क्या है, विभक्त वलय। तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय लगे होते हैं। बच्चों विभक्त वलय क्या है, धातु के अर्धगोले हैं। देखो बच्चों वलय मतलब क्या होता है, वलय को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग। बच्चों रिंग कैसी होती है, बच्चों रिंग कुछ ऐसी होती है। हमने क्या किया, रिंग को बीच से काट दिया, तो बच्चों कुछ ऐसे। तो बेटा ये क्या है, ये दो धातु के कह सकते हैं अर्धगोले हैं। ठीक है, अब बच्चों विभक्त वलय जुड़े किससे होंगे, बेटा विभक्त वलय जो है ना कुंडली की भुजाओं से जुड़े होंगे। ठीक है बेटा, देखो जो पहला विभक्त वलय है बेटा वो क्या होगा, वो देखो ये पहला वाला विभक्त वलय है, ये आपका जो है आधे चक्कर की बात की कहानी है, ये आधे चक्कर की बात की कहानी है। बेटा देखो ये हमारा पहला विभक्त वलय है S1, ये किसके साथ जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है AB भुजा के साथ। जो बेटा जी दूसरा विभक्त वलय है S2, वो जुड़ा हुआ है CD भुजा के साथ। बेटा जी
अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो तो B1 और B2 ये क्या है बेटा, ये है कार्बन ब्रुश। बेटा B1 B2 क्या है, ये कार्बन ब्रुश है। अच्छा यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि देखो हमारा कार्बन बेटा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो बेटा जी हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट असल में यूज करते हैं, पर कहीं कहीं पर आपकी किताबों में क्या लिखा है, कार्बन ब्रुश लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बन के नहीं बने, ग्रेफाइट के ब्रुश बने हैं। पत्तीनुमा संरचना होती है। ठीक है, कैसी संरचना है, पत्तीनुमा संरचना है। और बच्चों ये विभक्त वलय को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय हैं इनका ही बच्चों संबंध होता है किससे, विद्युत स्रोत से। यानी कि जो हम लोग नहीं विद्युत धारा दे रहे थे, तो बेटा असल में होगा क्या, जो ये कार्बन ब्रुश हैं यही क्या कर रहे होंगे, यही अंदर की भुजाओं में यानी कि पूरे अंदर जो सर्किट है उसमें विद्युत धारा को ट्रांसफर कर रहे होंगे। होगा क्या बेटा, जो पहला कार्बन ब्रुश है किसको टच कर रहा है, टच कर रहा है पहले विभक्त वलय को। तो बेटा क्या हुआ, कार्बन ब्रुश से विद्युत धारा गई पहले विभक्त वलय में, बेटा इससे होके गई कहां पर, कुंडली की भुजाओं में। तो कार्बन ब्रुश का काम और कुछ नहीं बल्कि विद्युत मोटर के अंदर बता रही हूं, विद्युत मोटर में विद्युत धारा को हमारे जो कह सकते हैं आंतरिक परिपथ है उस तक पहुंचाना। अब जरा बच्चा ध्यान से वर्किंग समझिएगा कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, विभक्त वलय की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए बच्चों, अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो जो हमारी ए बी भुजा है बेटा, इसमें धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा N से S होता है। अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लगाएं तो हम देखेंगे कि बच्चों देखो ध्यान से देखो बेटा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उधर है बेटा, विद्युत धारा कहाँ है, ऊपर। अच्छा अंगूठा कहाँ दिख रहा है आपको, बाहर की ओर दिख रहा है, स्क्रीन के बाहर दिख रहा है। मतलब कि बेटा जो हमारी ए बी भुजा है इसमें बल किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। इसी प्रकार से जब आप CD में निकालोगे बेटा तो बच्चों यहाँ पे बल क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। यानी कि ए बी भुजा पे बल लग रहा है ऊपर, CD पे बल लग रहा है नीचे। अब बच्चों होगा क्या, देखो ए बी बल लग रहा है नीचे और बच्चों CD पे क्या हो रहा है, बल लग रहा है ऊपर। यानी कि जो हमारी कुंडली है बेटा ये वामावर्त दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगी, वामावर्त दिशा में घूमना, इस एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा ना। ए बी नीचे जा रहा होगा, CD ऊपर आ रहा होगा। अब बच्चों अगर आप सोचो कि आधे चक्कर के बेटा पश्चात क्या होगा, आधे चक्कर के पश्चात जो हमारी ए बी भुजा भी नीचे जा रही है वो क्या होगी, ऊपर आएगी। CD भुजा बच्चों जो अभी ऊपर जा रही है वो नीचे आएगी। अब अगर आप ये सोचो कि आधे चक्कर के बाद CD पे भी क्या होगा, अगर CD में बेटा धारा कहाँ जाएगी, ऊपर, तो बच्चों होगा क्या, CD में वापस से क्या होगा, बल लगेगा नीचे की ओर। और बेटा जो AB है उस पे वापस से बल लगेगा ऊपर की ओर। तो बच्चों असल में होगा ये कि आधे चक्कर के बाद भी जो हमारी कुंडली है वो कुछ ऐसे सोचो, हमारी जो कुंडली है वो ऐसे बार बार ऐसे हो जाएगी ना, पूरा चक्कर कभी लग ही नहीं पाएगा। हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि भाई देखो यहाँ पर एक बार AB पे बल लगे नीचे की ओर और एक बार AB पर बल लगे ऊपर की ओर। अब ये कैसे हो पाएगा, ये संभव हो पाता है विभक्त वलय की वजह से। बच्चों असल में होता क्या है, जो विभक्त वलय हैं वो आधे चक्कर के बाद अपनी जो पोजीशन है उसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि उत्क्रमित हो जाते हैं। ध्यान से देखो, पहले S1 बेटा जुड़ा था B1 से, S2 जुड़ा था B2 से। आधे चक्कर की बेटा बात क्या हुआ, इन्होंने अपनी जगह को चेंज कर लिया। S2 जुड़ गया आकर के B1 के साथ, S1 जुड़ गया के B2 के साथ। तो बच्चों इस प्रकार से हो ये पा रहा है कि प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात जैसे ही विभक्त वलय अपनी जगह को चेंज करते हैं बेटा, वैसे ही जो कुंडली की भुजा है उस पर बल इस प्रकार से लगता है कि वो एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेती है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो पहले आधे चक्कर में AB पर बल लग रहा है नीचे की ओर, CD पे बल लग रहा है ऊपर की ओर। आधे चक्कर के बाद देखो ध्यान से, AB पर बल लग रहा है ऊपर की ओर, CD पे बल लग रहा है नीचे की ओर। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये विभक्त वलय की वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि विभक्त वलय ने अपनी जगह को चेंज कर लिया। कुंडली की भुजाओं में धारा की दिशा इस प्रकार से हो गई कि अब जो हमारी कुंडली है वो पूरा एक चक्कर लगा सकती है। तो बच्चों आपको ये दोनों स्थितियां एग्जाम में नहीं बना के आनी है, एक ही डायग्राम बना के आना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है।
आगे आएंगे तो वो बच्चों यहाँ पे कार्यविधि मैंने सेम वही लिखवाई हुई है जो मैंने बताई है कि भाई जैसे ही तुम बैटरी से कुंडली में धारा को भेजोगे वैसे ही क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाओं में ए बी और सी डी में बेटा क्या होगा, बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल लगेगा। इस प्रकार से एक बल युग्म बनेगा और कुंडली अपनी अक्ष पर ही घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। बच्चों याद रखना कि हो क्या रहा है, ए बी जब हम लोग अगर हम लोग धारा को ध्यान से दे पा रहे हो तो भाई ए टू बी यानी कि जो हमारी विद्युत धारा है वो कहाँ जा रही है, ए से बी यानी कि ए बी भुजा में जा रही है ऊपर की ओर, सी डी में जा रही है नीचे की ओर। और जब धारा जा रही है ए बी में ऊपर की ओर तो बल लग रहा है नीचे की ओर, सी डी में बल लग रहा है ऊपर की ओर। आधे चक्कर के बाद विभक्त वाले अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं जिससे आधे चक्कर के पश्चात ए बी भुजा पे बल लग रहा है ऊपर की ओर, सी डी पे बल लग रहा है नीचे की ओर। इस प्रकार से कुंडली एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। बच्चों विभक्त वलय का महत्व भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप क्या लिख के आओगे कि जो विभक्त वलय है वो क्या कर रहे हैं, कुंडली में धारा की दिशा को चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, अपनी जगह को बदल करके। और धारा की दिशा इस प्रकार से बदल लेते हैं कि भाई जो हमारी कुंडली है उस पर बल इस प्रकार से लगता है कि वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है। और जो हमारी कुंडली है वो क्या करिए बेटा, कुंडली हमारी एक ही दिशा में घूमती रहती है। क्या सबको समझ में आ गया? लिख के आ लोगे, बहुत आसान है, बस 2-3 बातें ध्यान रखना। विद्युत मोटर क्या कर रही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लग रहा है, दो बल लग रहे हैं इस पर, है ना। एक भुजा पे बल लग रहा होगा ऊपर, एक भुजा पे बल लग रहा है नीचे। विभक्त वलय का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि विभक्त वलय कुंडली में धारा की दिशा को इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बदल लेता है कि हमेशा कुंडली की जो भुजाएं हैं उस पर बल इस प्रकार लगे कि वो एक चक्कर अपना कंप्लीट कर ले। और वो कैसे कर पाता है, आधे चक्कर के बाद अपनी जगह को बदल करके। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। चलो अब बच्चों आ जाते हैं हमारे जनरेटर पर। बच्चों विद्युत जनित्र, देखिए आपके सिलेबस में जो जनित्र है वो 2 तरह का है, एक है एसी जनित्र और एक है डीसी जनित्र। देखो जनरेटर क्या करता है बच्चों, जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि बच्चों ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने की ये युक्ति है, ठीक है। अब देखिए अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है इसका मतलब कि हमें यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। यांत्रिक ऊर्जा का बेटा मतलब क्या है, हमें घुमाना पड़ेगा, हमें मशीन चलानी पड़ेगी। यहाँ पर हम किसको घुमाएंगे, यहाँ पर हम घुमाते हैं कुंडली को, यहाँ पर हमें कुंडली को घुमाना पड़ेगा। और होगा क्या, कुंडली को घुमाते जाएंगे और बेटा विद्युत धारा मिलती जाएगी। अच्छा ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी फैराडे साहब ने। किसने बच्चों बताई थी, माइकल फैराडे ने ये बात बताई थी। तो माइकल फैराडे ने क्या कहा, तो भाई देखो फैराडे साहब के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि अगर हम जो है चुंबक से विद्युत धारा बना सकते हैं तो भाई अगर हम जो है विद्युत धारा से चुंबक बना सकते हैं तो क्या हम लोग जो है चुंबक से विद्युत धारा नहीं बना सकते। भाई हमने बेटा क्या किया, हमने जो विद्युत चुंबक बनाया था किसका इस्तेमाल किया था, भाई चुंबक से हमने विद्युत चुंबक बना लिया। यानी कि हमने बेसिकली किया क्या, हमने जो है बेसिकली विद्युत ऊर्जा को दे करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। और स्टेट ने ये बोला कि भाई विद्युत ऊर्जा से हम क्या करेंगे, भाई जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। माइकल फैराडे ने कहा कि अगर ऐसा है तो क्या इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता, क्या हम चुंबक से विद्युत ऊर्जा नहीं बना सकते हैं। और माइकल फैराडे के इस बेटा एक्सपेरिमेंट से बहुत बड़ी क्रांति आई और आज बच्चों हमारे पास जो इतने अमाउंट में विद्युत ऊर्जा है वो सब इन्हीं की देन है। तो बच्चों इस सिद्धांत को हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। बच्चों क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। बच्चों इस सिद्धांत के अनुसार अगर चालक और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति हो, यानी कि या तो हम क्या करें भाई जो है चालक को स्थिर रखें,
चुंबक को गति करवाएं, चुंबक इसके पास जा रहा है, दूर जा रहा है, पास जा रहा है, दूर जा रहा है, तो क्या होगा, इस जो चालक है इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। बेटा विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। जैसे ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी वैसे ही इसकी सुई में विचलन उत्पन्न हो जाएगा। अब अच्छा आ जाओ, या फिर हम लोग एक काम करें कि चुंबक को स्थिर रख दें, चालक की गति करवाएं, यानी कि दोनों में से कोई भी अगर एक गति करेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों, क्योंकि चालक और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होने से असल में चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहा है। बच्चों इसको मैंने बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया हुआ है, आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, पर यहाँ पर आपको देखना होगा कि हम कर रहे क्या रहे हैं। असल में बच्चों चालक और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होने के कारण बेटा जी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा होता है, या उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन करते जाओ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते जाओ, विद्युत धारा उत्पन्न करते जाओ। तो बेटा जी पहले तो आपको लिखना होगा कि भाई जो जनरेटर है वो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका जो कार्य है वो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसका सिद्धांत क्या है। अब इसका सिद्धांत यह है कि हम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखकर खुद घुमाएंगे, है ना। और अगर आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है तो वहां पर हमने देखा था कि हम लोग बार बार टरबाइन को घुमाने की बात कर रहे थे। तो बच्चों असल में होता क्या है कि पवन या फिर जल की सहायता से हम करते क्या है, टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन बेटा इसी कुंडली से जुड़ी होती है। जैसे ही टरबाइन घूमती है वैसे ही बच्चों कुंडली भी घूमने लगती है। कहाँ घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूम रही है। क्या होगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्या होगा, धारा प्रेरित हो जाएगी। और बच्चों इस प्रेरित धारा की दिशा को हम लोग ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, यानी कि दाहिने हाथ के नियम से हम ज्ञात करते हैं प्रेरित धारा को। बेटा तर्जनी कहाँ पे हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा गति की दिशा में हो, यानी कि जो चालक गति कर रहा है उसकी दिशा में हो, मध्यमा क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो आई होप बच्चों आपको इस सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब जरा बेटा जी यहाँ पर देख लेते हैं, देखो जो हमारा एसी जनरेटर है और जो डीसी जनरेटर है, एसी जनरेटर से एसी धारा मिलेगी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्येक आधे चक्कर के बाद इसकी दिशा परिवर्तित हो रही होगी। डीसी जनरेटर से दिष्ट धारा प्राप्त हो रही होगी, डायरेक्ट करंट, यानी कि डू नॉट अलाउ टू चेंज, इसकी दिशा आधे चक्कर के बाद बदलती नहीं है। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम कुंडली को घुमाएंगे दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, हम बच्चों ए बी, देखो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ए बी भुजा ऊपर जा रही होगी, सी डी भुजा नीचे आ रही होगी। ए बी भुजा ऊपर गति कर रही है और सी डी भुजा क्या हो रही है, नीचे गति कर रही है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, तर्जनी को रखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा कहाँ जाएगा, ऊपर। क्योंकि बच्चों, क्योंकि इसका रीजन ये है कि भाई अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो भाई जो हमारे ये कुंडली है कहाँ जा रही है, ऊपर, तो अंगूठा कहाँ रहेगा, ऊपर। जरा ध्यान से बेटा देखना, हमारी जो बेटा जी देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बेटा जी जो मध्यमा है वो क्या बता रही है, मध्यमा स्क्रीन के अंदर जा रही है। बेटा स्क्रीन के अंदर जाने का मतलब क्या है कि इसमें जो बेटा विद्युत धारा उत्पन्न हुई है वो ऐसे है ना, ए से बी जा रही होगी, फिर बच्चों क्या होगा, सी डी बेटा धारा कहाँ आ रही होगी, सी से डी की ओर आ रही होगी। इस प्रकार से बच्चों होगा ये, इस प्रकार से बच्चों होगा ये कि बेटा B2 से B1 बेटा जी करंट चल रही होगी, B2 से B1 चल रही होगी। तो यानी कि पहले आधे चक्कर में जो B2 है, जो हमारा B2 ब्रश है वो क्या होगा, धनात्मक होगा, जो B1 होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अच्छा एक चीज बच्चों और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारा एसी करंट है, एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर में बच्चों क्या होते हैं, सर्पी वलय होते हैं, यानी कि अलग अलग वलय होंगे। जो हमारा जो पहला वलय है वो जुड़ा होगा ए बी के साथ, जो हमारा दूसरा वलय जुड़ा है वो जुड़ा होगा सी डी के बाद। जैसे ही हमारी जो भुजा है वो आधे चक्कर के बाद जैसे ही हमारी सी डी भुजा इधर आएगी, ए बी भुजा उधर आएगी, वैसे बच्चों क्या होगा, इनके साथ जुड़े हुए वलय भी घूम जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आधे चक्कर के बाद ये वाला इसके साथ जुड़ जाए, नहीं बेटा सर्पी वलय है, ये क्या होंगे, ये अपनी अपनी भुजा के साथ ही रहेंगे। तो जरा ध्यान से देखना,
यहाँ पर जो ये कार्बन ब्रुश हैं, इनका काम क्या है? यहाँ पर जो ये कार्बन ब्रुश हैं, ये उस बाहरी परिपथ से जुड़े हैं जिसमें विद्युत धारा भेजनी है। देखो मोटर में क्या था, मोटर में जो हमारे कार्बन ब्रुश थे वो ऐसे स्रोत से जुड़े थे जिससे विद्युत धारा मिल रही थी, है ना, ये अंदर पहुंचा रहे थे करंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेटर में क्या हो रहा है, अंदर करंट बन रही है और बाहर ब्रुश निकाल रहे हैं, है ना। अब जब बच्चों ध्यान से देखना तो होगा ये कि पहले आधे चक्कर में जो B2 है वो बच्चों क्या होगा, धन विभव होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। बेटा B1 क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल होगा। आधे चक्कर के बाद जैसे ही बेटा जी हमारे देखो, जैसे ही CD भुजा क्या होगी, ऊपर जा रही होगी, बेटा AB भुजा नीचे जा रही होगी, तब बच्चों क्या होगा, तब बेटा ध्यान से देखो बच्चों, तब क्या होगा, B1 इधर आ चुका होगा, सॉरी जो हमारा रिंग 1 है, रिंग 1 इधर आ चुका होगा, रिंग 2 इधर आ चुका होगा। और बच्चों उस टाइम पर जो ये B2 है वो क्या होगा, बेटा उस टाइम पर ये B2 निगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि बच्चों आधे चक्कर के पश्चात, आधे बेटा जी चक्कर के पश्चात, आधे चक्कर के पश्चात बेटा होगा ये कि बाहरी परिपथ में जो धारा की दिशा है वो उत्क्रमित हो जाएगी, बदल जाएगी। पहले आधे चक्कर में बेटा क्या होगा, जो B2 है वो पॉजिटिव होगा। इतना सुनो कि जो पहले आधे चक्कर में क्या होगा, जो हमारा ब्रुश 2 है वो क्या होगा बेटा, धन होगा। आधे चक्कर के बाद क्या होगा, ब्रुश बेटा जो 2 है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद हमें बदलती हुई धारा मिल रही है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाती है। बेटा इसकी कार्यविधि कैसे लिखोगे, इसकी कार्यविधि देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई जब आर्मेचर कुंडली ABCD को घुमाते हैं तो कुंडली से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा, कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को हम कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। बेटा जी क्या होगा, AB ऊपर जा रही है, CD नीचे आ रही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम प्रेरित धारा की दिशा को देखें तो हम क्या देखेंगे कि ब्रुश X से बाहर जा रही है, अर्थात जो ब्रुश है वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि जो ये वाला ब्रुश है वो पॉजिटिव है, ये वाला ब्रुश क्या है, निगेटिव है। फिर से ध्यान से देखना बेटा, होगा ये कि जैसे ही आधे चक्कर के बाद क्या होगा, आधे चक्कर के बाद जब AB नीचे की ओर आएगी और CD ऊपर की ओर आएगी, तब बच्चों क्या होगा, तब बच्चों होगा ये कि बच्चों तब जो हमारा जो ये B2 है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा और बेटा जो B1 है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि हम कह सकते हैं पहले आधे चक्कर में करंट ऐसे जा रही थी, आधे चक्कर वाला करंट क्या हुई, ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो चुकी है और बेटा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत आसान होता है, इसलिए हमारे घरों में भी प्रत्यावर्ती धारा ही आती है। बस आपको इस केस में ये याद रखना है कि यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय लगे होते हैं। आधे चक्कर में, पहले आधे चक्कर में जो हमारा ब्रुश है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे बोल सकते हो कि B2 से B1 करंट जा रही होगी, आधे चक्कर के बाद B2 से पहले आधे चक्कर में B2 से B1 करंट जा रही है, आधे चक्कर के बाद B1 से B2 करंट जा रही है और इस प्रकार बाहरी परिपथ में जो प्राप्त धारा है वो कैसी है, प्रत्यावर्ती धारा है। अब आ जाओ बच्चों दिष्ट धारा जनित्र में, सारी चीजें सेम है, वही चुंबकीय क्षेत्र, वही हमारी आर्मेचर कुंडली, वही ब्रुश, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों विभक्त वलय हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है, विभक्त वलय हैं। तो यानी कि बच्चों जैसे ही कुंडली घूमी, वैसे ही जैसे ही कुंडली की भुजाएं बेटा जी घूमी, वैसे ही क्या होंगे, इनके साथ जो जुड़े हुए बेटा विभक्त वलय वो क्या करेंगे, वो अपनी जगह को चेंज कर लेंगे, अपनी पोजीशन को उत्क्रमित कर लेंगे और इस प्रकार बच्चों होगा ये। आप ऐसे सोचो कि जो हमारे कार्बन ब्रुश हैं बेटा, देखो मान लो कि हमारा कार्बन ब्रुश बेटा मान लो Y है, ये मान लो X है, तो बच्चों हम ये बोल रहे थे कि भाई पहले आधे चक्कर में बेटा क्या है, जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, Y से X, यानी कि
ये वाला जो पॉजिटिव था और ये वाला निगेटिव था। अब बच्चों आधे चक्कर के बाद होगा क्या, आधे चक्कर के बाद जैसे ही बच्चों ए बी भुजा नीचे जाएगी, सी डी ऊपर जाएगी बच्चों, वैसे ही क्या होगा, होगा ये कि जैसे ही आधे चक्कर हुआ बेटा वैसे ही ये विभक्त वलय भी क्या करेंगे, अपना संपर्क तोड़ लेंगे और बेटा विपरीत कार्बन ब्रशों से जुड़ जाएंगे। तो बच्चों होगा ये कि जो बाहरी परिपथ है उसमें सदैव ही, बाहरी परिपथ में सदैव ही जो हमारे बाहर जो ब्रुश लगे, देखो ब्रुशों को कोई मतलब नहीं है ना, ब्रुशों को कोई मतलब नहीं है, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ जो बाहरी परिपथ है उनमें करंट पहुंचाना। तो बेटा होगा ये कि जो हमारे ब्रुशों में आधे चक्कर के बाद पश्चात प्राप्त जो धारा है बच्चों क्या होगी, वो सदैव इस चक्कर में होगी, यानी कि सदैव ही बाहर जो हमारा परिपथ है उसमें करंट बेटा ऐसे से ऐसे चल रही होगी, यानी कि हमेशा ही y से x की ओर जा रही होगी। और इस प्रकार से बेटा जी हमें जो है दिष्ट धारा प्राप्त हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कुंडली आधे चक्कर, जैसे कुंडली बेटा जी आधा चक्कर पूरा करेगी वैसे ही क्या होगा, वैसे ही धारा क्या, देखो कह रहा था पहले आधे चक्कर में धारा x से y की ओर जा रही थी, आधे चक्कर के बाद क्या हुआ, कुंडली में धारा दिशा बदल गई और ब्रुशों की स्थिति इस प्रकार रहती है कि सदैव जो हमारी सदैव कह सकते हैं जो ब्रुश है उनमें धारा की दिशा पहले वाली ही रहे, यानी कि जो धारा है वो सदैव कहाँ से कहाँ जा रही हो, x से y की ओर जा रही हो। और ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि जो विभक्त वलय थे उन्होंने अपनी जगह को चेंज कर लिया, विभक्त वलय ने अपनी जगह को चेंज कर लिया। बस ना इतनी बात ध्यान रखनी है कि बेटा जो दिष्ट धारा जनित्र है उसमें क्या होगा, उसमें जो धारा है वो सदैव ही, जो धारा है वो सदैव ही क्या होगा बेटा जी, हमेशा ही कह सकते हैं एक ही ओर बह रही होगी, क्योंकि जो विभक्त वलय हैं वो अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। बस तुम्हें इतनी बात ध्यान रखनी है। तो डीसी जनरेटर में क्या होगा, विभक्त वलय लगे हैं, एसी जनरेटर में सर्पी वलय लगे हैं, है ना बेटा। जो मोटर है उसमें भी विभक्त वलय लगे थे, वहां पर विभक्त वलय धारा की दिशा इस प्रकार चेंज कर रहे थे कि अंदर जो कुंडली की भुजाएं हैं वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लें। यहाँ पर जो विभक्त वलय लगा है वो इसलिए लगा है ताकि जो बाहरी परिपथ है उसमें धारा सदैव एक ही दिशा में बहे। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और बेटा कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप बच्चों इस प्रकार से जो है इसको लिख के आ जाएंगे और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत आसान है, जो मैंने की पॉइंट्स बताए हुए हैं उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।